Demetrios. Bey. Ne oldu beyim? Baba çak. कर खड़ा हो जाता है और खंजर लेकर बालीबे के पास आता है और उनसे कहता है, क्या मैं कभी चाहूंगा कि ऐसा हो बालीबे? ये कहते साथ ही वो बालीबे के पास बैठकर उनके हाथ की रस्सी काटने लगता है तो बालीबे एकदम से उसे दबोच लेते हैं और कहते हैं, तुम गद्दार गद्दार। ये कहते साथ ही वो हमजा को जख्मी करके नीचे गिरा देते हैं, फिर जल्दी से अपनी रस्सियां काट कर उसे दबोच लेते हैं। हमजा कहता है, मैंने क्या किया हुजूर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो बालीबे कहते हैं, क्या तुमने सोचा कि तुम इस गद्दारी का हिसाब चुकाए बगैर बच जाओगे? बालीबे का खंजर उसके गले पर होता है। वो मुसलसल
कहता है, हुजूर हुजूर रुक जाएं, आप हर चीज के बारे में सही थे, लेकिन खुदा का वास्ता रुक जाएं। बाली बे उससे कहते हैं, जिस अकंजी को तुमने मारा, क्या तुम नहीं जानते थे कि वो कितना अरसा हमारे साथ रहा? हमजा, हमने कितनी कोशिश की थी, क्या तुम नहीं जानते थे? हमने अपने दरमियान भाईचारे का हलफ उठाया था, लेकिन तुमने अपनी लालच की वजह से उसे मार डाला। जवाबन हमजा कहता है, आप ठीक कहते हैं हुजूर, मैं अपने नफ्स के खिलाफ हार गया। तो बाली बे कहते हैं, हम सबसे पहले अपने नफ्स को हराने का तरीका सीखते हैं ताकि हमारे दुश्मन हमारे दरमियान फितना ना फैला सकें, लेकिन तुम नाकाम रहे। जो अपने नफ्स से हार जाते हैं, जो अपने भाइयों का खून बहाते हैं, उनका अंजाम बस मौत होना चाहिए। हमजा बार बार कहता है, हुजूर रुक जाएं रुक जाएं। इसलिए हम जगानूस पाशा सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और ये मंजर देखकर पूछते हैं, बाली साहब क्या हो रहा है? उधर हम देखते हैं दोगान आग शमसुद्दीन की दरगाह में दाखिल होता है। वो बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई देता है। वो निहायत अदब और इनकिसारी के साथ आगे बढ़ता है और आग शमसुद्दीन को सलाम करता है, फिर उनके सामने बैठकर उनके हाथ का बुसा लेता है। आग शमसुद्दीन एक संदूक को देखते हुए कहते हैं, ये संदूक तुम्हारे लिए आया है। दोगान संदूक को देखते हुए हैरानगी से कहता है, मेरे लिए? मेरा कोई नहीं है, मुझे कौन भेजेगा मेरे शेख? तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, वही जो बेसहारा लोगों का मददगार है, सुल्तान महमद खान। ये सुनते साथ ही दोगान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आग शमसुद्दीन मजीद कहते हैं, ये दरवाजा हिकमत का दरवाजा है। कोर्तुचू दोगान दरवेश, जिसमें अदब आ जाता है, वो बरकतों के साथ रुखसत होता है। उनके इशारे पर दोगान उठकर संदूक खोलता है। वो संदूक को देखकर बहुत गमगीन होता है और खुश भी होता है। दूसरी जानब जानदारली अपने घर में दाखिल होता है और जैसे ही बैठता है तो वहाँ मौजूद सिपाही उससे कहता है, मेरे पाशा मुस्तफा आगा आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत मिलने पर मुस्तफा वहाँ आता है। मुस्तफा को देखकर जानदारली बहुत खुश होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, कारा मुस्तफा आप बहुत अच्छे हैं, आप तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो, खुश आमदीद, तुम खुशी लाए हो। मुस्तफा मुस्कुराता है और अगले ही लम्हे चाकू उसके पेट में एक तरफ गाड़ देता है। फिर कहता है, तुम यही चाहते थे जानदारली। जानदारली भरपूर कुव्वत के साथ उसके हाथ को खंजर समेत पीछे करता है और अगले ही पल जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद करता है, जिसकी वजह से मुस्तफा जमीन पर गिरता है। कुछ देर के बाद जानदारली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। उधर खिजर चुलीबी सुल्तान से कहते हैं, सरबराह तबीब का बेटा अंदरून में एक तालिब इल्म था। कुछ अरसा पहले जानदारली पाशा की दरख्वास्त पर उसे चौकीदार मुकर्रर किया गया था। सुल्तान पूछते हैं, क्यों? तो खिजर चुलीबी कहते हैं, हम नहीं जानते। जानदारली पाशा से कोई सवाल भी नहीं किया जा सकता, अभी तक यही सुना गया है। लेकिन सच ये है कि जिसको उस मुकाम पर रखा गया है, वक्त आने पर वो अफसर आला भी बन सकता है। जानदारली का घराना अपनी विरासत के बारे में सोचता है। वो आज नहीं तो कल सुल्तान को अपने किरदार के साए में लेने की कोशिश करेंगे और ये सिर्फ अफसर आला की बदौलत मुमकिन हो सकता है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपने जो कहा ये सच भी हो सकता है, ताहम इसका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ पेशन गोइयां हैं, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। इसीलिए मिर्जा गनूस पाशा वहाँ आते हैं और कहते हैं, हमने वो फर्ज अदा कर दिया जिसका आपने हमें हुक्म दिया था मेरे सुल्तान। हर चीज वैसे ही हुई जैसी आपने कहा था। हमने अल्लाह के हुक्म से बाली बे को मौत से बचा लिया। वो आपके हुजूर पेश होने का इंतजार कर रहे हैं। इजाजत मिलने पर दरवाजा खुलता है और बाली बे सामने पेश होते हैं। फिर इसके बाद हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब खाला सुल्ताना पहली बार महल में आई थी, और वो मौका भी दिखाया जाता है जब खाला सुल्ताना सुल्तान के सामने बेनकाब हो गई थी। और साथ में हम उस मंजर को भी देखते हैं जब हकीम सरबराह ने उन्हें मारा था। बाली बे के आगे बढ़ते हुए हम मुश्किलात में गिरे हुए सुल्तान के साथियों को देखते हैं, कभी मशवरा करते हुए, कभी गार में, कभी कब्रिस्तान में, और हर तरफ मायूसी का शिकार मोमिन अली। और जब उन्होंने सुल्तान से कहा था कि अपना इंतकाम लेने के लिए मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है, तो सुल्तान ने कहा था, चले मजीद वक्त जाया किए बगैर हम अपना काम शुरू करते हैं। और इसके बाद हमें तोपखाने में काम भी दिखाया जाता है जो तेजी के साथ जारी रहता है। इसके बाद वो जंग भी दिखाई जाती है जो सुल्तान ने गद्दार ओरहान के खिलाफ लड़ी थी और ओरहान वहां से भाग गया था। सुल्तान ने उसका पीछा किया था, तीर मारा था, और इसके बाद हमें ओरहान की मौत का मंजर भी दिखाया जाता है। फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब सुल्तान ने जगनूस पाशा से कहा था, मैं अल्लाह के हुक्म से वहां बोगास किस्म किला बनाऊंगा। इसके बाद हम उस मंजर को देखते हैं जब किला बनाने वाली जगह पर हमला हुआ था। नाजरीन, इंसानी मुश्किलात का हदफ और सिला सिर्फ एक ही है और वो है कुस्तुनतुनिया। सुल्तान उठकर बढ़ते हैं आगे और उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने हरूफी गद्दारों को बेनकाब किया था और जावेद का सर कलम कर दिया था। फिर उसके बाद दोगान को बेदखल कर देना और अब दोगान का दोबारा से संदूक खोलना। इन ख्यालात के बाद सुल्तान बाली बे के करीब हो जाते हैं। उधर जानदारली का खून बह रहा होता है। एक आवाज गूंजती है, हमारे दरमियान एक गद्दार रह गया है, अब उसकी बारी है। तो सुल्तान बाली बे से पूछते हैं, कौन है वो गद्दार? तो बाली बे सुल्तान को देखने लग जाते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है और हम देखते हैं कि बाली बे सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और वो सुल्तान से कहते हैं, हासिल कलाम ये है कि मैंने जो बताया ऐसा ही है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, आपने जो मुझे बताया है वो बहुत ही अहम और खुफिया है, माल को चोगलो। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इन सारी परेशानियों से गुजरने के बाद अब जबकि हम दुश्मन के किलों की दीवारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने अंदर की दीवारों को गिराने का खतरा नहीं मोल सकता। हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। सुल्तान के सामने न सिर्फ बाली बे बल्कि उनके सभी वफादार वहाँ मौजूद होते हैं। शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन पाशा उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सुल्तान, इस हालत में मेरी सबसे बड़ी फिक्र हमारी फौज को तश्कील देने वाले मरकज जानिसरी हवेली की है। कारा मुस्तफा के हालात हमें मालूम है, जानिसरी को एक अच्छा सरबराह चाहिए। जवाबन सुल्तान कहते हैं, इतने मायूस ना हो शहाबुद्दीन पाशा, कोई है जो पहले से मौजूद हो। सुल्तान के इशारे पर दरवाजा खुलता है, सब पलट कर देखते हैं कि कौन आया है, मगर सबकी उम्मीदों के बरअक्स आग शमसुद्दीन वहाँ दाखिल होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। आग शमसुद्दीन भी सुल्तान को सलाम करने के बाद एक तरफ हो जाते हैं और अगले ही पल दोगान जानिसरी फौज का कमांडर बनने के बाद फिर से वहाँ दाखिल हो जाता है। दोगान को देखते साथ ही सबकी नजरें वहीं पर ठहर जाती हैं और मोमिन अली बहुत खुश होते हैं, सुल्तान भी मुस्कुरा रहे होते हैं। दोगान की नजरें बहुत कुछ कह रही होती हैं। वो आगे बढ़ता है और सुल्तान को आदाब बजा लाता है। सुल्तान भी अपनी नशिस्त से उठते हैं और चलते हुए दोगान के पास जाते हैं। आग शमसुद्दीन के इशारा करते साथ ही वो बैत के लिए आगे बढ़ा देते हैं तो दोगान पहली बार ही मोहब्बत के साथ सुल्तान का हाथ चूमता है और सुल्तान के इशारे पर खड़ा हो जाता है, मुस्कुरा रहा होता है। सुल्तान भी उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं, मैं गाजियों का सरदार सुल्तान मुराद खान का बेटा सुल्तान महमद खान, ये जान लो कि मेरे अंदर जंग की मोहब्बत भड़क रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जहान एक हकीकी फातेह के लिए बहुत छोटा है। मेरे पाशाओं, मेरे वजीरों, ये वक्त अल्लाह के ने जो हमें दिया है उसे समझने और रवायात की खातिर अपनी शमशीरें निकालने और अपने घोड़ों पर सवार होने का वक्त है। ये वक्त म्यान में मौजूद हमारी तलवारों को दुश्मन के खिलाफ लहराने का वक्त है। अकंजी सरदारों, मेरे बहादुरों गाजियों, जरा बराबर हिम्मत, जरा बराबर ना हिचकिचाना। ये वक्त पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी से हिला देने और अहकाम इलाही को पूरा करने का वक्त है। मेरे दानिशमंदों, मेरे रियासत के मशीरों, आगे बढ़ो। ये वक्त हमारे हर मुश्किल पर काबू पाने और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसे खत्म करने और तुर्कों की फतूहात के नए दौर का आगाज करने का वक्त है। सुल्तान का जोश और वलोला देखकर सब मुस्कुरा रहे होते हैं और सुल्तान के अल्फाज उनमें से एक नई रूह फूंक रहे होते हैं। चलते चलते सुल्तान आगे बढ़ते हैं और उनके वफादार साथी उनके पीछे पीछे होते हैं। जानिसरी का सरबराह सुल्तान की एक तरफ और अकंजियों का सरदार एक तरफ। और फिर नाजरीन, एक निहायत शानदार सीजन इख्तिताम पजीर होता है। आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। नेक्स्ट सीजन भी जल्द अपलोड हो जाएगा। ये देखने के लिए हमारे चैनल पर आप दोबारा विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमद अल फातेह की एपिसोड नंबर 63 की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर जिंदान में मौजूद दाई खातून को होश आ जाता है। वो हालात को भांपते हुए बहुत परेशान हो जाती है। इसी लम्हे रेहान आगा वहां पर आ जाता है और हालात तहस नहस देखकर पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? जवाबन दाई खातून कहती हैं, खाने में जहर मिला दिया गया था। ये सुनते साथ ही रेहान आगा उस जिंदान में जाते हैं जहाँ पर हलीमा खातून और खाला सुल्ताना कैद थी, मगर उन्हें वहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, आज रात बहुत से सर काटे जाएंगे। खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए रोशनी देखकर सलजोक खातून बहुत खुश होती हैं और जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो हकीम सरबराह वहाँ पर आता है, जिसे देखते साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और हकीम सरबराह उस लम्हे को याद करता है जब जानदारली उसके पास आया था और हकीम ने कहा था, मेरे लिए खवातीन के जिंदान में दाखिल होना नामुमकिन है। तो जानदारली ने कहा था, फिर उन्हें बाहर ले जाओ। इस ख्याल के बाद हकीम सरबराह आगे बढ़ता है और खंजर खाला सुल्ताना के पेट में घोंप देता है। फिर पूरी कुव्वत के साथ खंजर घुमाते हुए कहता है, मुझे मुआफ कर दे खाला सुल्ताना, मुझे मुआफ कर दे। उसकी खंजर निकालते साथ ही खाला सुल्ताना जमीन पर गिर जाती हैं और अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। और हकीम उस लम्हे को याद करता है जब जानदारली ने उससे कहा था, खाला सुल्ताना के बाद तुम हलीमा को भी कत्ल करोगे। हकीम की खंजर से खून टपक रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खौफजदा दिखाई देता है। उधर हम देखते हैं कि हलीमा को होश आ जाता है। हलीमा चकराते सर के साथ उठ खड़ी होती है और कहती है, क्यों सलजोक खातून क्यों? ये कहते साथ ही वो डगमगाते हुए आगे बढ़ जाती है। उधर रेहान आगा खवातीन के पास जाता है और उनसे कहता है, हलीमा खातून और सलजोक खातून जिंदान से भाग गई हैं। ये सुनते साथ ही उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुफिया रास्ते से हलीमा भाग रही होती है कि सामने से हकीम आ जाता है और हकीमा को डरा हुआ देखकर कहता है, डरो मत हलीमा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मगर उसके हाथ में खंजर देखते साथ ही हलीमा भागना शुरू हो जाती है और वो भी हलीमा के पास जाता है। उधर जगनूस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, किले में भेजी जाने वाली 40 तोपों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ एक चीज अहम है कि उन्हें बाहिफाजत किले तक पहुँचाया जाए। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते
کہتے ہیں وہ بحفاظت قلعے تک پہنچ جائیں گی میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں میں تم سے کچھ اور چاہتا ہوں، قلعے میں جا کر توپوں کو رکھنے کی جگہ دیکھ لو، لیکن تمہارا اصل فریضہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ ایورانوس اوغلو علی بے کے پاس جاؤ اور ان کا ساتھ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا چلے جاتے ہیں اور زگانوس پاشا بھی جانے لگتے ہیں تو سلطان انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یونانی گاؤں میں کمانڈر کے ساتھ فرانکس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم عثمانیوں کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے۔ تو کمانڈر پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرانکس کہتا ہے باہر نکلنے کا راستہ۔ تو کمانڈر کہتا ہے لیکن وہ دمیتریوس سے ہے۔ فرانکس پوچھتا ہے دمیتریوس کو کیا ہوا ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے ہم دمیتریوس کے پاس موریا جا سکتے ہیں، مگر فرانکس کہتا ہے ہم قسطنطنیوس سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اگر ہم دمیتریوس کو راضی کر لیں کہ ہم قسطنطنیوس کے تخت سے ہٹا دیں گے، اس طرح ہم اس کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ کمانڈر پوچھتا ہے یہاں والوں کو کیا ہوگا؟ تو فرانکس کہتا ہے وہ مر جائیں گے، ہم یہاں رہیں یا نہ رہیں۔ ادرنے میں سلطان زگانوس پاشا سے پوچھتے ہیں لالا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تھکے ہوئے اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تو زگانوس پاشا کہتے ہیں ہمارے لیے اس راستے پر تھکنا مناسب نہیں ہے جہاں ہم ریاست کے نظام کے لیے کام کرتے ہوں میرے سلطان، لیکن ہمارے دشمن وہ نہیں جو ہمیں میدان جنگ میں نظر آتے ہیں، وہ ویسے ہیں جسے ہم نے حروفی منصوبوں میں دیکھے ہیں۔ ہمارے ارد گرد وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جو ہم نہیں سنتے۔ یہ باتیں مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں میرے سلطان۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ میں کوئی خامی دیکھ رہا ہوں، مگر تمام منصوبوں اور چالوں کے باوجود کچھ نہ سوچنا، اور جبکہ ایسے دشمن موجود ہیں جو غدارانہ چالیں چل رہے ہیں، یہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں تو کیا معلومات صرف آپ کے پاس ہیں؟ کیا میں معلومات ہونے کے باوجود بعض معاملات میں بے اختیار ہوں؟ میں تقدیر اختیار کرنے میں دیر کرتا ہوں، آپ ایسے ہی سوچتے ہیں نا لالا؟ کیا آپ ہمیں کمزور بازنطینی گورنروں سے ملاتے ہیں، خوفزدہ اجمیوں حکمرانوں سے ملا رہے ہیں، یا آپ کیا سوچتے ہیں؟ یاد رکھیں مضبوط ہو جائیں، نہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں، نہ ہمارے کان بہرے ہیں، اور نہ ہی ہمارا دماغ خراب ہے۔ آنکھ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پر دکھتی ہے، اور کان ایسے ہیں جو وہاں بھی سنتے ہیں جہاں ہم میں موجود نہیں بھی ہوتا۔ دماغ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ ہم پر کیا گزرنے والی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے معلومات کی ضرورت ہے، لیکن معلومات کے لیے سکون، بصیرت، حکمت اور دور اندیشی چاہیے ہوتی ہے۔ سلطان کی باتوں کے ساتھ ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب جاندارلی آتماجا کے ساتھ مارا خاتون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب اورہان قسطنطنیہ سے ادرنے کی جانب روانہ ہونے والا تھا، شہنشاہ اور سپاہی بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب شہنشاہ نے اپنے سینٹس کا دیوان بلایا تھا، اور اس کے بعد ہمیں پوپ اور اس کے ساتھ کھڑے دو محافظوں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ ان خیالات کے ساتھ ساتھ سلطان کہتے ہیں دور اندیشی سچائی کا غیر متزلزل قلعہ ہے، دیار غیر میں ہمارا لگایا گیا یہ فتح کا جھنڈا ہے، صلیبیوں کو مارنے والا ہلال ہے، اس کی ہیبت، اس کی حشمت اور اس کی طاقت اس کے جلال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین یہ سارے مناظر کیوں دکھائے گئے ہیں؟ یہ شاید ہمیں پتہ چل سکے کہ نیکسٹ سیزن میں کیا ہوگا، کیا سلطان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، یا کیا معاملہ ہے، یا کیا ماجرا ہے۔ آئیے ابھی دیکھتے ہیں ایپیسوڈ کو اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں بعد میں۔ ان سب خیالات کے بعد سلطان کھڑے ہو کر زگانوس پاشا سے کہتے ہیں مختصراً یہ کہ ہر شہر میں، ہر محل میں، ہر قلعے میں اور ہر برج میں اور ہر علاقے میں، ہر جگہ ہمارے سایہ، ہماری آواز اور ہماری سانسیں موجود ہیں۔ اقرار کرنے والے فوراً دوسرے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہمارے پنجے میں آ گرتا ہے۔ یہ سن کر زگانوس پاشا کہتے ہیں پہلے میری کم علمی اور میری حد سے بڑھنے کو معاف کر دے میرے سلطان، چونکہ آپ کو مدد فراہم کرنے والے ہماری ریاست ترکوں کے شانہ بشانہ چلنے والے اتنے خفیہ بہادر موجود ہیں۔ وقت آنے پر ہم ان سے کیوں نہیں جان پاتے؟ کیوں ہم ان سے معلومات نہیں لے پاتے؟ کیوں ہم کچھ منصوبوں میں ہارنے والے ثابت ہو جاتے ہیں، اور کیوں ہم جالوں میں پھنس جاتے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نہ بتانے کی وجہ سے۔ آپ ہمیں ہارا ہوا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم وہاں کے بہادروں کو ظاہر کر دیں تو دوبارہ اس طرح کی منصوبہ بندی کرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ ہماری خوراک علم اور ہماری تلوار صبر ہے، ہمارا راستہ حق اور مددگار اللہ ہے، ہمارے دشمن مضبوط اور ہماری زندگی کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے۔ مایوسی میں نہ پڑیں، اپنے شاگرد پر بھروسہ رکھیں۔ پھر تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں ہم صرف عمر گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ بہت کچھ نظر انداز کر کے اور بہت کچھ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ زگانوس پاشا مسکرا دیتے ہیں۔ ادھر حلیمہ حکیم سے بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے، حکیم بھی اس کے سر پر آ پہنچتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جاندارلی نے اس کے بیٹے کی جانب دیکھتے